आज हम पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं और 84 से दूसरी बार में और पूरे राजस्थान में दूसरे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक साहब के पास में बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप श्री राजकुमार जी रोत हैं। सर, आप सदन में एक समाज की नहीं, हर समाज की बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाते हैं, हर दलित शोषित के लिए आवाज़ उठाते हैं। उसमें हर बार उसमें विधानसभा के हर सेशन में मुख्य रूप से भील प्रदेश की मांग उठाते हैं। तो उसके उद्देश्य क्या है और उसका मतलब क्या फायदे क्या रह सकते हैं? पहले तो आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके चैनल को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप पत्रकारिता में हमारे जनप्रतिनिधि की आवाज जनता तक और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने में आपका चैनल भविष्य में एक बहुत बड़ा चैनल बने और आप उज्जवल एक अच्छे मुकाम पे जाओ। थैंक यू सर। करेंगे आपसे। पुनः एक बार बधाई आपको, आपके चैनल को जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे ट्राइबल इलाका प्लस पूरे देश के जितने भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल के माध्यम से जुड़े हुए साथी हैं उन सबको मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन करना चाहूंगा। आपने जो सवाल किया कि आप विधानसभा में जाके क्षेत्र को लेके आदिवासी समाज के अधिकारों को लेके मांग उठाते हो, बिल प्रदेश को लेके मांग उठाते हो। पहला जो आपने जो किया है मैं कि आप मांग उठाते हो तो मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जनता इसीलिए चुनती है कि हमारा विधायक, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की बात, हमारे समाज की बात, संविधान की बात विधानसभा में, लोकसभा में रखे। इसीलिए वो विधायक हो या सांसद हो चुनती है। तो वो कर्तव्य है मेरा, वो कर्तव्य मैं निभाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट चीज विधानसभा में रखा जाए ताकि हमारे लोगों को इसका प्रॉफिट मिले। और मैंने पिछले 5 सालों में भी बेहतर करने की कोशिश की। अब कितना कर पाया नहीं कर पाया वो तो लोग इसका एनालाइज करते हैं और इसका परिणाम भी मुझे मिला। इस बार चुनाव में राजस्थान में अच्छे शानदार एक प्रदर्शन के तहत हमारे 84 की जनता ने एक बहुत शानदार मैंडेट दिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारी इस विचारधारा के तहत अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे। ये देश जो है संविधान से चलता है और संविधान में हर वर्ग के लिए, दबा कुचला वर्ग है, आदिवासी है, एससी है, हर वर्ग के लिए प्रावधान कर रखा है ताकि देश में समानता है, देश ग्रोथ हो। देश ग्रोथ तभी हो सकता है कि सभी समाजों के लोग ग्रोथ करेंगे। तो हमारे एसटी रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट से मैं जाता हूं और तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस सीट रिजर्व सीट से जा रहा हूं, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के जा रहा हूं, समाज के लिए मुझे लड़ना है। दुख की बात यह है कि इससे पहले 1952 से लगा के हम कहें 2018 तक हमारे विधानसभा में और बाकी जगह भी देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस बीजेपी के एमएलए गए वो पार्टी के गुलाम रहे। ये वर्ड हर आम जनता के, हर युवा, समझदार युवाओं के जबान पे है कि जो भी एमएलए एमपी जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी से, वो पार्टी के गुलाम रहते हैं। वो क्षेत्र की जनता के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, वो पार्टियों के प्रति वफादार रहते हैं। वो जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति या समाज के प्रति नहीं रहते, वो पार्टियों के प्रति जवाबदेही रहते हैं। और इसी कारण आज इस इलाके में काम नहीं हो पाया। आज एजुकेशन के मामले में देखा है, स्वास्थ्य के मामले में देखा है, रिजर्वेशन जो संवैधानिक प्रावधान है वो आज लागू नहीं हो पाए। वो इन्हीं कारणों के, क्योंकि वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और मेरा कर्तव्य बनता है, हमने कोशिश किया। इस बार 3 साथी गए हैं, हम तीनों साथी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वास्तविक लोकतंत्र जो चाह रहा था उस लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप काम करेंगे। सवाल आपका जो था बिल प्रदेश वाला, आपने कहा कि बिल प्रदेश की मांग जो चल रही है, बिल प्रदेश की मांग बिल्कुल हमारी ओर से या हम खुद मांग रहे ऐसा नहीं है। मेरी भावना है, मैं खुद मांगता हूं, लेकिन हमने स्टार्ट की ये मांग हमारी उपज है ये नहीं कह सकते। ये उपज बरसों से चली आ रही है। हम लोग पढ़ते हैं, कई बार मैं भी कहता हूं, मूल रूप से अगर बड़े पैमाने पे माना जाए तो गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन, गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन के वक्त भी ये चीजें नहीं उठी थी कि अलग से बिल प्रांत होना चाहिए। उस समय राजा रजवाड़ी और अंग्रेजी शासन व्यवस्था था, उस समय से डिमांड थी कि हमारा बिलों का अलग से प्रांत होना चाहिए। इससे पहले बिलों का राज रहा हुआ है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य बनते हैं। अगर उस समय तात्कालीन जो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, राज्य का जो गठन हुआ, उस समय कांग्रेस बीजेपी के जो लोग थे, उस समय नेशनल पार्टियां थी, उस समय जो सत्ता में लोग थे, अगर उनका आदिवासी के प्रति भावना होती तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन 4 राज्यों में हमारे आदिवासी समाज को जो बांट दिया गया है वो नहीं बांटते। वो पॉलिसी के तहत हमारे ट्राइबल लोगों को 4 राज्यों में बांट दिया गया है और 4 राज्यों में बांटने की वजह से 6 शेड्यूल लागू नहीं हो पाया। अलग एक जाउंड करते 6 शेड्यूल रहता, यहाँ के लोगों में आज अच्छा ग्रोथ हुआ होता। तो गोविंद गुरु महाराज से लगा के इससे पहले हमारे पूर्व मंत्री रहे, जनजाति मंत्री भाजपा से थे, नंदलाल जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि बिल प्रदेश बनना चाहिए।
मध्य प्रदेश के बुरिया जी थे, उन्होंने भी कहा था, गुजरात के कुछ लोगों ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि और स्वाभाविक बनना चाहिए, ये जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में बैठी है, अगर उसके अंदर आदिवासी समाज के हित में कोई भावना होगी तो वो अलग राज्य बनाने के पक्षधर होगी। हम ये भी कह रहे हैं, इसके साथ इस इलाके में अन्य समाज भी रह रहा है, अन्य समाज में भी जिन लोगों के अंदर मानवता है, प्रेम भाव है, वो सब चाहते हैं कि अलग राज्य बने। क्योंकि आज हम यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, हमको 8-9 घंटा लग रहा है, इधर हम इससे अच्छा गुजरात जाए, अहमदाबाद जाए, नजदीक है, ठीक है। हमारे यहाँ के स्रोत होंगे, यहाँ हमको सुविधा मिलेगी, हमारा नेतृत्व मिलेगा। अन्य समाज के लोग भी चाह रहे हैं और हम हर समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। आदिवासी राज्य बनेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों का क्या होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के रहेगा, हमारे साथ मिलजुल के रहेगा, उसको भी हम हर जगह प्रतिनिधित्व देंगे। बस एक ही शर्त है, जिसके अंदर छुआछूत भेदभाव वाली चीजें नहीं हो, जिसके अंदर मानवता है, उन सारे लोगों को हम साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। तो सर, ये भारत के किन किन राज्यों के हिस्सों को लेकर के हम बिल प्रदेश बनाएंगे? भाई ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उस दौरान भी राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था थी, उस दौरान भी एरिया आइडेंटिफाई हो चुका है और पुराने कई नक्शे भी हैं। उस समय कई लेखकों ने किताबें लिखी, उसमें भी पुराने नक्शे मिलेंगे। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान और एक दादरा नगर हवेली, ये जो 4 स्टेटों के जो ट्राइबल इलाका है, जिसमें 50% से ऊपर ट्राइबल लोग रहने हैं, इन सारे इलाके को मिलके ये बिल प्रदेश बन सकता है। और ये चीज आने वाले समय में सरकारें नहीं करेगी, मुझे पता है उनकी मंशा नहीं है, लेकिन इन पूरे ट्राइबल इलाके के लोगों, युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है और आने वाले समय में हर घर से बिल प्रदेश की आवाज उठेगी और अवश्य बिल प्रदेश बढ़ेगा। तो सर, इसका बेनिफिट क्या रहेगा? किस तरह से ये बनने के बाद मतलब का धरातल पर क्या स्थिति बनेगी, क्या विकास होगा? बेनिफिट तो सबसे पहले ये रहेगा कि जिस तरह से आज राजस्थान की सरकार है, हमारे यहाँ के माइनिंग को यहाँ से खनन कर रही है, यहाँ स्थानीय लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, ले रहे उद्योगपति फायदा ले रहे हैं, सेकंड नंबर पे जा रहा है राजकोष में, और वो राजकोष में जा रहा है, लेकिन उसका रिटर्न हमको इस क्षेत्र में विकास में पैसा नहीं मिल रहा है। तो जितना जो ट्राइबल इलाका है, सारे ट्राइबल इलाके में मिनरल्स है, सारा ट्राइबल इलाका भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बेस्ट है, पेयजल के क्षेत्र में पानी की आवक अच्छी है। पूरे ट्राइबल इलाके के अंदर हम देखे फॉरेस्ट शानदार है, ठीक है, मतलब इतना शानदार इलाका है, तो यहाँ के हमारे स्रोत डेवलप होंगे। फायदा ये होने वाला है कि सबसे पहले तो हमारा नेतृत्व होगा, यहाँ के लोगों का नेतृत्व होगा। दूसरा, हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो स्रोत हैं, आय के स्रोत है, हमारे लोग उपयोग करेंगे और यहाँ की गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो अपने क्षेत्र में विकास में पैसा लगाएगी। सर, दूसरा, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे खनिज और माइनिंग से, तो इसी से कनेक्टेड सवाल ये कि अभी आप हसदेव गए थे, बस्तर गए थे, और वहाँ हसदेव की बहुत सारी आवाजें उठी और वो भी विशेषकर आदिवासी संगठनों ने, आदिवासी लोगों ने उठाई। तो वहाँ धरातलीय स्थिति क्या देखे और क्या स्थिति चल रही और क्या वो रुक पाएगा, क्या स्थिति देखे आप? देखो, ये अपन आज बिल प्रदेश की बात कर रहे थे, उसी से आपने कहा कि फॉरेस्ट को लेके हसदेव का जो इशू चल रहा है, हसदेव को लेके देश में नहीं विश्व में चर्चा है। और ये अमेजन जो जंगल है, इस टाइप का घना जंगल है वो, और वो जो फॉरेस्ट है वो आसपास के छत्तीसगढ़ अकेले को नहीं, 2-3 स्टेटों को अच्छे ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, अच्छा वातावरण बनाने का वो फॉरेस्ट काम कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार है, राज्य सरकार मिलके प्राइवेट कंपनियों को, अडानी के ग्रुपों को फायदा दिलाने के लिए नाम ले रही है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला है, राजकोष में अलग आ रहा है, उधर अलग जा रहा है। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग पूरे जंगल फॉरेस्ट को उजाड़ रहे हैं। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आ गई देश में, आप सौर ऊर्जा से भी उत्पादन कर सकते हो, आप पवन ऊर्जा से भी कर सकते हो, आप हर प्रकार से दूसरे स्रोत हैं उससे आप ऊर्जा उत्पन्न करो। लेकिन वो वहां पर अच्छे खनिज है, अच्छा कोयला निकल रहा है, उसकी क्वालिटी जो है बेस्ट क्वालिटी है। वहां पर ट्राइबल लोग रहने हैं, झूठा प्रस्ताव लेके, ग्राम सभा में झूठा प्रस्ताव लेके इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। और दुख की बात यह है कि देश का मीडिया इसको कहीं हाईलाइट नहीं कर रहा है। देश के अंदर कहीं कुछ छोटा सा, कहीं सड़क पे कहीं पेड़ गिर गया, गाय का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया, वो मीडिया टीवी में चला रहा है। किसी बाबा ने क्या मंत्र पढ़ा, किसी बाबा ने क्या दिया, वो चला रहा है। लेकिन हसदेव को उजाड़ा जा रहा है। वो टोटल 22 कोल माइंस के लिए पॉइंट उन्होंने ब्लॉक आवंटन किए हैं, और टोटल लगभग कहा जाए 1,70,000 हेक्टर फॉरेस्ट, 1,70,000
हेक्टर फॉरेस्ट, और ये अगर खत्म होता है तो आसपास के 3 से 4 स्टेटों को नुकसान होने वाला है। आसपास का जीवन खत्म हो जाएगा। हाथी हैं, वहां शेर हैं, सारी जो जंगली जानवर है उनको भी जीवन उजड़ रहा है। आदिवासियों का तो उजड़ ही रहा है। इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं, देश लेवल पे विरोध कर रहे हैं। ये आदिवासी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जो भी सांस ले रहा है इस धरती पे, सांस ले रहा है, प्राणी है या जीव जानवर है, उन सबकी लड़ाई है, उन सबकी हक की लड़ाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि आदिवासी अकेला लड़ रहा है, बाकी समाज चुप है। ठीक है, तो वहां के सर आप गए थे वहां पे, तो वहां की सरकार प्रॉपर कुछ इसके लिए एक्शन ले रही है? सरकार उद्योगपतियों के हाथों में है। ये लोकतंत्र आज देखा जाए देश के अंदर लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जनता के हाथ में राज रहे, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहे जनता की भावना के अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आज उद्योगपतियों के हाथ में है। लोकतंत्र ये कहे तो खतरे में आज। उद्योगपति जैसा कह रहे हैं वैसे सरकारें कर रही है। सरकारें उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है। उद्योगपतियों को अडानी को ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं, फॉरेस्ट का नुकसान कर रहे हैं, पूरा देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जनता ही लड़ेगी। इसमें सरकार, कांग्रेस, बीजेपी के राष्ट्रीय पार्टी के लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पार्टियों को उद्योगपति चलाते हैं, इनकी सरकारें उद्योगपति चलाते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई जनता ही लड़ेगी, आम जनता ही लड़ेगी और आम जनता ही जीतेगी। पूरे देश में इसको लेके इस तरह के कई जगह प्रकरण हो रहे हैं। पूरे देश में आने वाले समय में जन जागरण होने वाला है। पूरे देश के लोग, आम जनता इसको लड़ेगी। जिस तरह से हमें अंग्रेजों से खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह आज उद्योगपतियों के द्वारा जो सरकारें चलाई जा रही है उनके खिलाफ देश के अंदर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। दूसरा सर, अभी कुछ समय से हर टीवी के चैनलों में और पूरा भारत देश का मीडिया बार बार आपके जो यहाँ बांसवाड़ा के जो आयुक्त साहब थे उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा के जितने भी टापू हैं उनका नाम रामायण के पात्रों के अनुसार रखा जाए, जिसमें आपका पुरजोर विरोध आपने बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा विरोध करे, मेरा पुतला दहन करे। वो लोग किस लिए कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू आया, हालांकि उस पर मेरा खुद का मैं ड्राफ्टिंग करके मैं देने वाला हूं। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया है, जिन जिन लोगों ने ज्ञापन दिए, उनको खुद को नहीं पता है कि हम क्यों दे रहे हैं। इन पे पार्टियों का ऊपर से प्रेशर है कि आप ऐसा जारी करो। उनको चिट्ठी लिख के दी जा रही है। कई वीडियो में देखा है, ऊपर से उनके हाईकमान के लोग चिट्ठी लिख के दे रहे हैं राजकुमार के खिलाफ ऐसा ऐसा बोलो, तो वो पढ़ के बोल रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है उनकी। ठीक है, इनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा। मेरे बयान पे मैं स्टैंड हूं। मेरा बयान यही था, मैंने विरोध इसलिए किया था कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हमारे कई महापुरुष रहे, कई स्वतंत्र सेनानी रहे, जो माही और कड़ना बांध बना है। कई आदिवासी विस्थापित हुए, आज तक उनका परिवार आज इधर उधर भटक रहा है, उनको घर नहीं मिला आज भी। यहाँ तो आपको नामकरण करना है। जितने जो टापू है इस क्षेत्र के अंदर, जितने जो महापुरुष रहे हैं, यहाँ पर जितने जो शहीद हुए लोग हैं, इनके नामकरण होना चाहिए। हम रामायण के जो पात्र हैं उनके नाम से कतई नहीं होने देंगे। हमारा इतिहास खत्म। हमारे यहाँ है गुरु है, गोविंद गुरु महाराज है, संत सुरमाल महाराज है, मामजी महाराज है, मामा बालेश्वर है, ज्योतिश्वर महाराज है, उनके नाम से करो भाई। हमने उनको देखा है, हमारी भक्ति में उनको पढ़ा है। हमने हमारी भक्ति में राम को नहीं जाना है, हमारी भक्ति में संत सुरमाल महाराज को जाना है, हमारी भक्ति में गोविंद गुरु महाराज को जाना है। हमें ये चाहिए। देश में राम के नाम से राजनीतिक हो रही है। आज आपने देखा होगा मेरे बयान का विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी का पदाधिकारी। तो क्या राम सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी के हैं क्या? वो नहीं ना सर, क्या रामायण सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारियों की है क्या? नहीं। ठीक है, ये देश संविधान से चलता है, किसी वेद पुराण से, ग्रंथ से नहीं चलता है। ठीक है, हम चाहते हैं जो वास्तविक है, हम वास्तविकता में विश्वास रखते हैं। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं। ठीक है, हम लोग वास्तविकता जो है उस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे पूर्वजों का जहां बलिदान हुआ है वहां पर तुम दूसरा लाके थोपोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर सर गवर्नमेंट से, जैसे आपने यहाँ पे कुछ अपनी पार्टी के बैनर तले या फिर आदिवासी परिवार के बैनर तले कुछ ज्ञापन वगैरह दिया? फिर बिल्कुल, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है, पार्टी के पदाधिकारी द्वारा भी ये किया गया है। वो इस मुंह में इस मुद्दे को मुड़ा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा है कि ये बात चर्चा छेड़ी क्यों कि उन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए जितने जो टापू है उनका नामकरण रामायण के पात्रों से करने के लिए प्लान किया। किसके लिए? राजनीतिक फायदा के लिए। राम को आगे करके, रामायण को आगे करके ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं।
उनको राम से उनसे भी कोई प्यार नहीं है, उनमें भी कोई आस्था नहीं है उन लोगों की। ठीक है, तो मेरा एक ही चीज था, मैंने विरोध इसलिए किया कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में 8 एमएलए हैं। आपने कितने एमएलए से समर्थन लिया? जितने लोगों ने हमारे खिलाफ भी बोला, क्या उस व्यक्ति ने ये कहा कि बेणेश्वर माही डैम के अंदर जितने टापू हैं उनके नाम रामायण के पात्रों से होना चाहिए, लिखा है? कहा उन्होंने? नहीं कहा। मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। मैंने काल्पनिक कहा। जो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता है, मैंने रामायण की स्थिति को नहीं समझा, मुझे लगता है मेरे हिसाब से काल्पनिक है, तो मैंने काल्पनिक बोला। और ये आपने देखा होगा, ललित सिंह यादव यूपी का एक लेखक था जिसको उत्तरी भारत का पेरियार कहा जाता है। उसने सच्ची रामायण जो लिखी, उस रामायण को पढ़ा है मैंने। उसको कोर्ट में गए थे, सरकार ने बैन लगाया, कोर्ट ने इसको अलाउ किया, कोर्ट ने खुद ने माना इस चीज को। तो उस किताब में जो लिखा है, आप चैलेंज करना है तो उस किताब को चैलेंज करो। उस किताब में जो लिखा है वो चीज हमने बोली, हमें जो लगा। हमारी लड़ाई एक ही है, आप लोग मानो, कोई दिक्कत नहीं, जो जिस भगवान को मानता है माने, वास्तविकता माने तो भी दिक्कत नहीं है, काल्पनिक माने तो भी दिक्कत नहीं। उसकी आस्था है, उसकी आस्था पे हम ठेस कभी नहीं पहुंचाएंगे। पर एक ही लड़ाई है हमारी कि हमारे यहाँ पर हमारे महापुरुष, यहाँ पर जितने जो स्वतंत्र सेनानी रहे, भले किसी भी समाज का हो, लेकिन इस क्षेत्र का स्वतंत्र सेनानियों के नाम से ही इन टापुओं का नामकरण होगा, अगर होता है तो। ठीक है। दूसरा सर, अभी कुछ ही समय पहले ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी थे, उनका ईडी के दबाव में आकर के कहीं न कहीं इस्तीफा दे दिया, और फिर दूसरे मुख्यमंत्री के लिए भी थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रेशराइज हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इसके बारे में जो हमने सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से वहां के जो लोग हैं उनसे संपर्क करके पता चला, ये पूरे देश के लिए खतरा है। देश में ये कह सकते हैं कि तानाशाही, हिटलरशाही चीजें चलना शुरू हो गई है। एक राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को वो उसके किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, उनको झूठे मामले में फंसाने का काम किया गया है। और उसमें एक जो पत्रकार जो है सुधीर चौधरी, जिसने कहा कि आदिवासी जंगल से रहते, ये जंगल में चले गए, वापस ये जेल में चला गया, जिस तरह से आदिवासी समाज पे जो लांछन लगाया है, उनको लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी नहीं होता तो ये देश का बेस्ट संविधान नहीं होता। और देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर बलिदान दिया है तो आदिवासी समाज ने दिया है। अब संख्या काउंट उठा के देख लो कितना लोग शहीद हुए, और इसमें आदिवासी समाज कितना हुआ है। इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है आदिवासी समाज का। इस देश का मूल मालिक है। ठीक है, आप लोग सभ्य हो, आप जींस पैंट पहनने से, टाई लगाने से, आपको अच्छी इंग्लिश आने से आप सभ्य नहीं हो। ठीक है, आपके अंदर प्रेम भावना नहीं है, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। मेरी नजर में सभ्य वो व्यक्ति है जिसके अंदर ईमानदारी है, जिसके अंदर प्रेम भावना है, जिसके अंदर मानवता है, वो सभ्य इंसान है। मेरी नजर में वो टाई लगा रखी है, मेरी नजर में पैंट सूट लगा रखा है, अच्छा टीवी पे बोलता है, वो सभ्य नहीं है। उसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर कहें ईमानदारी नहीं है, तो वो सभ्य नहीं है। आज देश में एक माहौल बना रखा है। क्या बना रखा है? जो अच्छा दिखता है, टाई हाई लगाए, बड़ा जब्बा पाजामा पहने, चश्मे इसमें लगाए, सेविंग हेविंग अच्छा, वो सभ्य है। मेरी नजर में वो सभ्य नहीं है। जिसके बदन पे कोई दिक्कत नहीं, पूरा कपड़ा नहीं है, चलेगा, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, ईमानदारी है, वो मेरे लिए सभ्य है। और इस देश का आदिवासी सबसे बड़ा सभ्य इंसान है, और इस पे अंगुली उठा रहे हैं वो लोग। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके पूरे आदिवासी समाज पे कहीं न कहीं एक कुठाराघात किया है, एक वार किया गया है। और आदिवासी समाज अब समझ गया है, और आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज भी जिसके अंदर मानवता है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब लोग जुड़े हुए हैं। और ये जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाले समय में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। सर, एक और बात अभी चल रही है ट्रेड यूनियन का, आरक्षण व्यवस्था, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा वगैरह। हमें इस चीज पे मुझे कभी गुस्सा भी आता है, कभी दुख भी होता है कि देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, उसी संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर उस समय से तरीके से आरक्षण दे दिया होता, तो आज जिस तरह से देश में एसटी, एससी, ओबीसी की जो स्थिति है, वो स्थिति नहीं होती। इन लोगों ने आरक्षण नहीं दिया आज तक, आज भी पूर्ण रूप से नहीं दे रहे हैं। हम कोई नया नहीं मांग रहे। संविधान में जो है, या तो आप लोग संविधान नहीं मानते हो, या तो संविधान मानते हो तो संविधान में जो प्रावधान है वो लागू करो। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में देखा जाए, शेड्यूल 5 की बात किया जाए, कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र में कुठाराघात किया, यहाँ के युवाओं की नौकरियां कहीं कहीं छीनने का काम किया। भाजपा ने भी यही काम किया। दोनों पार्टियों ने हमारे आदिवासी समाज को सिर्फ फ्री की योजनाएं,
रोटी कपड़ा मकान की बात करके हमारे स्वाभिमान पे अटैक किया है, हमारे आरक्षण पे अटैक किया है और हमारे आरक्षण के साथ कुठाराघात किया है। और इस बात को इस क्षेत्र का युवा समझ चुका है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संवैधानिक तरीके से ये परिणाम इन राष्ट्रीय नेताओं को, इन पार्टियों को देगा और संविधान में जो प्रावधान है उसको हम संवैधानिक तरीके से लड़के लेंगे। सर आखिरी में एक सवाल के आदिवासी समाज के इस क्षेत्र को, आपके क्षेत्र को, उदयपुर संभाग में, क्योंकि आप 2 बार विधायक रहे और काफी अच्छे बहुमत से जीते, तो इस क्षेत्र को और मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं बहुत कुछ चाह रहा हूँ, मेरे मन में है और हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपने जो सवाल कर दिया है, तो मैं सारे युवाओं को, आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, इन सारे युवाओं को एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ, खा पी के शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छे विचार रखें और शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। बाकी आगे क्या करना है हम सब मिलकर करेंगे। धन्यवाद, आप सबके चैनल को जोहार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया और बहुत सारी बातें सर से और करेंगे, फिर आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बातचीत करके।